की क्लास में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो सुपरपोजिशन थ्योरम के बेसिक्स जो है वो देखेंगे। देन उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम का एप्लीकेशन अलग अलग सर्किट्स में, इसके बारे में डिटेल में आपको मस्त तरीके से मैं बताऊंगा। एंड देन लास्ट में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन जो है वो भी साथ में देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब सबसे पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की, इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पहले थ्योरेटिकल लैंग्वेज, बुक का लैंग्वेज जो है उसमें पहले बताऊं कि क्या होता है, किस तरीके से इसको समझा जाता है, फिर डिटेल में मैं अपने वर्ड्स में भी आपको चीज़ें बताऊंगा, है ना। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है, अभी तक आपने इससे पहले थेवेनिन्स पढ़ा, नॉर्टन्स पढ़ा, और उससे पहले भी लॉज में आपने केवीएल केसीएल सब पढ़ रखा है। ठीक, तो दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इतने सारे थ्योरम्स पढ़ते क्यों हैं इलेक्ट्रिकल में, है ना, काम तो एक दो थ्योरम से भी हो जाता, केवीएल केसीएल तो अकेले ही काफ़ी है, सर्किट की हर ब्रांच का वोल्टेज, करंट, पावर, सारी चीज़ें बता सकता है, तो फिर थ्योरम्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अच्छा, थ्योरम्स में भी चलो ठीक है, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स का मैंने आपको बता दिया कि बोथ आर द नेटवर्क रिडक्शन थ्योरम्स, तो दोनों का काम ये है कि वो नेटवर्क को रिड्यूस रिड्यूस करके आपके जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है नेटवर्क के, उसको कम करेगा और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नेटवर्क को प्रेजेंट करेगा। तो चलिए, वो भी समझ में आ गया कि चलो केवीएल केसीएल ये नहीं कर सकते थे तो थेवेनिन नॉर्टन ने कर दिया। अब सुपरपोजिशन थ्योरम ऐसा क्या नया कर रहा है जो ना थेवेनिन नॉर्टन कर पाए, ना केवीएल केसीएल कर पाए। ठीक, समझते हैं ध्यान से। तो सुपरपोजिशन थ्योरम जो है ये बेसिकली सुपरपोजिशन का जो लॉ है उसके ऊपर बेस करता है, और ये थ्योरम जो है आपको बताता है कि कोई भी लीनियर, किसी भी प्रकार का, अगर आपके पास लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क है, जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ एक्साइटेशन लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, मोर देन वन सोर्स ऑफ एक्साइटेशन हैज़ टू बी प्रेजेंट, तभी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो रिस्पॉन्सेज होंगे, वोल्टेज या करंट, किसी भी ब्रांच के ऑफ द सर्किट हैविंग मोर देन वन इंडिपेंडेंट सोर्सेस, पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंट सोर्स की बात कर रहा है, डिपेंडेंट वालों को मत काउंट करिएगा उसमें। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज will be equal to the algebraic sum of the responses caused by each independent source acting alone, where all the other active sources must have been replaced by their internal resistance। समझते हैं, चलो थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में समझते हैं इसको, है ना, इसको अपने तरीके से समझेंगे तो मजा आएगा। ये तो हो गई किताबी बात, ये तो बुक का लैंग्वेज है ना, अपने वर्ड्स में समझते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करूं तो ये सुपरपोजिशन थ्योरम जो है उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए, सुपरपोजिशन थ्योरम के लिए क्या क्राइटेरिया नीडेड है वो तो आप समझ गए। ठीक है, अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं बता दूं। इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, आगे लिखेंगे इट स्टेट्स दैट in any linear bilateral lumped, मैं सारे के सारे इसके जो लिमिटेशन से एक ही लाइन में लिखवा रहा हूं आपको, टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क्स हैविंग मोर देन वन या हैविंग मल्टीपल independent active sources, the response, और रिस्पॉन्स में भी एकदम स्पेसिफिक रहना है हमको कि वोल्टेज और करंट, बस। इस बार रिस्पॉन्स में पावर वर्ड को मत ऐड करिएगा, कारण मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, बट इसको समझ के ध्यान से, इसलिए मैं स्पेसिफिकली यही दो चीज़ आपको लिखवा रहा हूँ कि जब हम लिखेंगे द रेस्पॉन्स तो वोल्टेज और करंट की बात करेंगे हम लोग, ठीक, पावर की बात नहीं करेंगे यहाँ पे।
तो लिखा हुआ है कि हैविंग द मल्टीपल इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्सेस द रिस्पॉन्स विल बी equal to the algebraic sum of individual responses for each source considered at a time while replacing the other active sources by their internal resistance। अब क्या हो गया ना, हम लोगों के पढ़ने का तरीका ये रहता है कि जब तक अपने हाथ से ना लिखें उस थ्योरी को, जब अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो जब तक नोट्स अपने हाथ से ना बनाए, अपने अकॉर्डिंग ना बनाए, तब तक चीज़ें उतने अच्छे से ग्रास्प करना मुश्किल रहता है कि हाँ हमको अब लगता है कि हाँ अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, हालांकि अभी ये तो क्रैश कोर्स आप लोग देख रहे हैं, तो क्रैश कोर्स में इससे पहले ही आप नोट्स बना चुके होंगे, तो शायद यहाँ पर आप नोट्स नहीं बना रहे होंगे, बट एटलीस्ट क्योंकि मुझे आपको ये नोट्स भेजना रहता है पीडीएफ के फॉर्म में, तो मुझे इसलिए बोर्ड पर लिखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ स्लाइड में जो मैं आपको दिखाऊंगा वो भेज नहीं पाऊंगा यहाँ पे, है ना, वो कॉपी होके पीडीएफ बन के नहीं आएगा, उसको सेपरेटली पीडीएफ बनाना होता है, और यहाँ जो मैं लिखूंगा ये डायरेक्टली पीडीएफ बन के आप तक आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और अपने वर्ड्स में लिखने की बात अलग है। अब इसको जरा जल्दी से समझते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में आप एक चीज़ जानिएगा कि लीनियरिटी के फंडामेंटल के ऊपर काम करता है। ठीक, हालांकि आप अभी ए जेई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, अगर आप ए और जे एग्जाम या कॉम्पिटिटिव पेपर्स के लिए पढ़ रहे होते तो मैं यही थ्योरी थोड़ा अलग तरीके से आपको लिखाता, उसका मीनिंग ये निकलता, बट कुछ ऐसी चीज़ें उसमें मैं ऐड करता जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हुए हैं, सो दैट कि उस स्टेटमेंट से भी आपको क्वेश्चन का आंसर निकल के आता डायरेक्टली। तो खैर मैं यहाँ पर शॉर्ट में आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। देखिए, जब भी सुपर पोजिशन थ्योरम की कोई बात करेगा ना, इसको शॉर्ट में एसपीटी हम लोग लिखते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम। सुपर पोजिशन थ्योरम किसके ऊपर बेस करता है? बेस्ड अपॉन द फंडामेंटल ऑफ लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी के फंडामेंटल पे काम करता है, या होमोजेनिटी। तो आपको याद होगा जब हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, वहाँ पर लीनियर एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था, और जब मैंने आपको लीनियरिटी का फंडामेंटल वहाँ पे बताया था, तो मैंने आपको दो चीज़ें बोली थी कि लीनियरिटी का फंडामेंटल जो है, अगर कोई एलिमेंट या किसी एलिमेंट की वजह से वी आई कैरेक्टरिस्टिक कॉन्स्टेंट आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है या लीनियर एलिमेंट है, तो बेसिकली वो दो चीज़ों को फॉलो कर रहा होगा, एक होमोजेनिटी और दूसरा एडिटिविटी। ये दो फंडामेंटल को जो फॉलो कर रहा होगा वही लीनियरिटी का फंडामेंटल ओवरऑल फॉलो करेगा। ठीक है, तो लीनियरिटी एंड होमोजेनिटी के फंडामेंटल के ऊपर बेस करता है सुपरपोजिशन थ्योरम। एक और इसकी मैंने आपको बेसिक लिमिटेशन बताई कि देयर हैज टू बी मोर देन वन एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स in order to apply the superposition theorem। ठीक है ना, एक से ज्यादा एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स होना जरूरी है। डिपेंडेंट सोर्स को तो मैं एक्टिव मानता ही नहीं हूं। अगर सारे इंडिपेंडेंट सोर्सेज को मैं मिटा दूं सर्किट से, इफ आई लीव ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट सोर्सेज इन द सर्किट, तो ऐसी सर्किट का ना आप वोल्टेज पता बता सकते हैं ना करंट बता सकते हैं। रीजन है कि वो सर्किट उस कंडीशन पर पैसिव की तरह बिहेव करेगा, वो जो सोर्सेज है आपके वो भी पैसिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेंगे, और बीइंग पैसिव वो आपको सिर्फ रेजिस्टेंस दे सकते हैं बाहर, वोल्टेज या करंट नहीं दे सकते हैं। तो ये उनकी खासियत है। तो यहाँ पर एसपीटी लगाने के लिए आपके पास जो सर्किट है उसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट एक्टिव सोर्स होना चाहिए, चाहे वोल्टेज सोर्स हो या करंट सोर्स हो, है ना। एक ही वैरायटी के भी दो सोर्स हो सकते हैं, अलग अलग वैरायटी के भी हो सकते हैं, तो बोथ द केसेस आर जेन्युइन, दोनों ही केसेस जेन्युइन है। लेकिन अगर एक ही सोर्स होगा तो एसपीटी नहीं लगेगा, वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम नहीं लगा सकते। चलिए एक आध क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, जरा सर्किट देखते हैं। यहाँ पर एक सर्किट बना हुआ है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर करंट सोर्स लगी हुई है,
ये 4 बना हुआ है यहाँ पर, है ना, 8 ओम्स का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, और 6 वोल्ट की पोटेंशियल है। और मान लीजिए आपको यहाँ से वोल्टेज वी की वैल्यू पूछता है, वोल्टेज वी की वैल्यू को पूछता है आपसे कि बताओ यहाँ पे वी की वैल्यू, ऊपर प्लस नीचे माइनस के साथ पूछा कि कितनी आएगी यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको फाइंड कर लेंगे। ये वी जो होगा दिस विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द सर्किट। अब क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में पूछा कि सर थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम जो इतनी मेहनत करके सर्किट को रिड्यूस कर रहे थे, या केवीएल केसीएल जो इससे पहले पढ़े हुए हैं, वो लोग ऐसा क्या नहीं कर सकते जो सुपर पोजिशन थ्योरम कर सकता है? इसमें ऐसा क्या नया है जो हमको इसको पढ़ना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये यूनिवर्सिटी की सिलेबस का हिस्सा है, इससे नंबर मिलेंगे, तो ये तो फैक्ट की बात है, ये तो है ही। इसके अलावा इसमें खास क्या है? ठीक है, एज ए इंजीनियर आपको क्यूरियोसिटी भी होगी ना ये जानने की कि इसमें सर ऐसा क्या नया है, क्यों इसको पढ़ रहे, दो थ्योरम से तो काम चल सकता था। ठीक, इसमें खास ये चीज़ है कि अगर मैं आपको बोलूँ इस सर्किट से, ठीक है, इस सर्किट को जरा अलग करते हैं यहाँ से, ये देखिए इस सर्किट को यहाँ पर ले आए। अब देखिए इस सर्किट से मैं अगर आपको बोलता हूँ कि इसमें जरा मुझे बताइए कि यहाँ वोल्टेज वी डैश की वैल्यू कितनी है। एसपीटी अभी छोड़ दो, अभी तो आप पढ़े नहीं हो ना, कुछ भी कोई भी थ्योरम से, आप केवीएल से, केसीएल से, ये थेवेनिन्स नॉर्टन्स किसी से भी आप बताइए, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे, सपोज कर लीजिए यहाँ पे ऐसे मैश एनालिसिस आप कर लेंगे, है ना, यहाँ बोलेंगे -3 एम्पियर, यहाँ बोलेंगे जो भी इसका मैश करंट आएगा वो, इन दोनों के हेल्प से आप रिजल्टेंट करंट निकालेंगे, दैट करंट मल्टीप्लाइड विथ 4, उससे आप बता देंगे कि इतना वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। तो आपको वोल्टेज वी की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, जो भी वैल्यू है एक्स वोल्ट, ये मिल जाएगा ना। ठीक, इस सर्किट में कितने सोर्स लगे हुए हैं? दो सोर्स लगे हुए हैं, एक करंट सोर्स है 3 एम्पियर का, एक 6 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो एक्स वोल्ट्स का वोल्टेज मिला आपको, ये एक्स कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 40 50, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो भी वैल्यू आया, मान लो ये 20 वोल्ट का आया, तो जरा मुझे बताइएगा कि ये 20 वोल्ट में इस 3 एम्पियर की करंट सोर्स का कितना हाथ है, या इस 20 वोल्ट में ये 6 वोल्ट के सोर्स का कितना हाथ है। मतलब इस 6 वोल्ट के सोर्स से कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे हुआ वोल्टेज के मामले में, या इस 3 एम्पियर की सोर्स से कितना वोल्टेज का कंट्रीब्यूशन हुआ आउट ऑफ दिस 20। क्या ये बात केवीएल बता सकता है आपको, या केसीएल बता सकता है, या थेवेनिन नॉर्टन बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते हैं आपको, बिल्कुल श्योर। जितने भी थ्योरम्स मैं आपको बताऊंगा सारे के सारे थ्योरम्स यूनिक हैं, हर एक थ्योरम के अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो पुराने वाले थ्योरम्स के अंदर लैक कर रही थी। इसी वजह से आपको ये सारे थ्योरम्स को पढ़ना होता है कि अलग अलग वैरायटी की चीज़ों को आप एक साथ डील कर सको, उसके लिए आपके हथियार हैं, आपके टूल्स हैं, इसलिए आपको ये सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, कि जैसे अब सपोज कर लो कि अब नट खोलने जाना है, स्क्रू ड्राइवर रखे हो जेब में, तो क्या उससे नट खोल लोगे? क्या नहीं खोलोगे ना। तो आपको उसको खोलने के लिए जो रेंच है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो भी लेकर के जाना पड़ेगा, वो भी आपका एक टूल है। ठीक, चलिए ठीक है। तो अब हम लोग इस पॉइंट पर आते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम की खास बात यह है कि वो आपको केवल रिस्पॉन्स नहीं बता रहा है, वो आपको ये भी बता रहा है कि कौन से सोर्स की वजह से कितना रिस्पॉन्स में हिस्सा आ रहा है, अब वो भी बताएगा। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी लीनियर बाइलैटरल लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें एक से ज़्यादा सोर्स लगे हुए हैं इंडिपेंडेंट वाले, तो उस कंडीशन में सर्किट की कोई भी रिस्पॉन्स किसी भी ब्रांच पे अगर पूछा जाए, तो हम उस रिस्पॉन्स को कैसे बताएंगे? वी विल फाइंड द रिस्पॉन्स एज the algebraic sum of the responses या individual responses considering one source at a time। मतलब एक अल्जेब्रिक सम बनाएंगे हम लोग, जिसमें बोलेंगे कि एक सोर्स की वजह से वो रिस्पॉन्स कितना आया पहले वो निकाल लो, फिर दूसरे सोर्स की वजह से वो रिस्पॉन्स कितना आया वो निकाल लो, और दोनों रिस्पॉन्सेस का अल्जेब्रिक सम कर दो, तो टोटल रिस्पॉन्स निकल के आ जाएगा, जो फाइनल रिस्पॉन्स होगा उस सर्किट का, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, वो पॉइंट भी क्लियर कर दूं जल्दी से। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर। एक और पॉइंट मैंने आपको बोला कि देखिए पावर मत कैलकुलेट कर लीजिएगा यहाँ से, कभी क्वेश्चन में अगर लिख दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी डैश, तो बच्चे कैलकुलेट भी कर लेते हैं, आंसर भी ले आते हैं, कुछ ना कुछ आंसर भी आ जाएगा, बट वो आंसर जो है वो जेन्युइन नहीं रहेगा। कारण कि सुपरपोजिशन थ्योरम कभी भी पावर कैलकुलेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। इस पॉइंट को कहीं पे लिख लीजिएगा कॉपी में, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, इस पॉइंट को कहीं लिखवा देता हूँ मैं आपको कॉपी में, लिख लीजिएगा इस पॉइंट को कि सुपरपोजिशन थ्योरम is not applicable for
पावर कैलकुलेशंस, फॉर पावर कैलकुलेशंस, ये बात ध्यान रखिएगा। कारण क्या है, पावर जो है वो लीनियरिटी शो ही नहीं करता है वी आई के केस में। देखिए पावर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर लिखता हूँ मैं, पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर लिखूंगा। ठीक है, तो इन दोनों ही कंडीशंस पे आप देखिए कि पावर जो है या तो वोल्टेज के स्क्वायर वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल है या करंट के स्क्वायर वैल्यू के साथ प्रोपोर्शनल है। तो आपके माइंड में तीसरा फॉर्मूला आएगा, आप बोलेंगे सर पावर इज इक्वल्स टू वी आई भी तो होता है। ठीक, पावर इज इक्वल्स टू वी और आई में भाई रेजिस्टेंस का फंडामेंटल भी आप बताओगे ना, पावर डिसिपेशन अगर बताओगे तो कहीं ना कहीं डिसिपेट करने वाला एलिमेंट भी होगा, तो रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिख दीजिए इसी पार्ट को। तो आप कैसे भी चेंज करिए, चाहे वोल्टेज को करंट के फॉर्म में चेंज करिए या करंट को वोल्टेज के फॉर्म में, या आप ऐसा लिख दीजिए कि v इज इक्वल्स टू आई इंटू आर मल्टीप्लाइड विथ आई, या फिर आप ऐसा लिख दीजिए पावर इज इक्वल्स टू v इंटू आई की जगह पे लिख दीजिए v बाई आर। बताइए दोनों चीज को सॉल्व करेंगे तो यही दोनों डेटा आएगा कि नहीं आएगा, और फिर आपको पावर जो है वो स्क्वायर वैल्यू के प्रोपोर्शन पर दिखाई देगा इनके, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, तो कभी भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर नहीं दिख रहा है, कभी भी आपको ये लीनियरिटी का केस नहीं देगा, हमेशा उसकी स्क्वायर वैल्यू के चेंज पर पावर की वैल्यू में चेंज आएगा। तो मतलब जब वोल्टेज का स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा, तो अगर वोल्टेज 2 है, इसका चेंज जो है वो 4 बना देगा इसको, तब पावर में 1 का चेंज आएगा। तो इस रेशियो पर चेंज, तो लीनियरिटी कहाँ से हुई यहाँ पर, तो पावर के केस में लीनियरिटी का फंडामेंटल नहीं काम कर रहा है, इसी वजह से ये जो आपका थ्योरम है ये भी पावर कैलकुलेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। हालांकि इसके भी कुछ तरीके होते हैं पावर का, आप इसमें कैलकुलेशन करते हो, लेकिन कभी भी डायरेक्टली पावर कैलकुलेशन जो है वो इसमें सूटेबल नहीं होता है, इसमें प्रीफर्ड भी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए तो सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में इतना चीज़ तो हम समझ गए। अब आपको क्वेश्चन में बोलता है कि आपको एक बार में एक सोर्स का रिस्पॉन्स लेना है, और ऐसा जितने भी सोर्सेज हैं उतनी बार करना है, और फिर जितने भी रिस्पॉन्सेज होंगे सबका अलजेब्रिक सम, यानी किसी समय रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया तो उसको पॉजिटिव ही लिखिएगा, किसी समय रिस्पॉन्स नेगेटिव आ गया तो यू विल हैव टू राइट इट नेगेटिव ओनली, और तब वैसा आप इसका अलजेब्रिक सम करिए। चलिए इसी क्वेश्चन को देखें जरा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं कि रिस्पॉन्सेज के फॉर्म में कैसा होगा ये। तो ये मैंने इस सर्किट को ले आया। ठीक, मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है, मुझे इस क्वेश्चन में यहाँ पर v की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस माइनस। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए आप लोग सबसे पहले देख के बताइए कि कितने सोर्सेज दिखते हैं यहाँ पर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 सोर्स दिखते हैं, मतलब कितनी बार रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, 2 बार रिस्पॉन्स निकालना पड़ेगा, यही v 2 बार कैलकुलेट होगा। एक बार जब 6 वोल्ट का सोर्स अकेले काम करेगा और 3 एम्पियर का हट जाएगा तब, और दूसरी बार जब ये 3 एम्पियर का सोर्स अकेले वर्क करेगा और 6 वोल्ट का सोर्स जो है वो रिमूव हो जाएगा। जब मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ रिमूव हो जाएगा, तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि जो दूसरा वाला सोर्स है या बाकी बचे जितने भी सोर्स हैं इस हमारे मेन सोर्स को छोड़ के, उन सभी को उनकी इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना है। तो अगर वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट कर दोगे उस ब्रांच को और करंट सोर्स को रहने दोगे। मान लीजिए करंट सोर्स को आप हटाना चाहते हो और इसको यूज़ कर रहे हो, आप ये मान रहे हो कि अच्छा सर्किट में एक बार में एक ही सोर्स का काम करना ज़रूरी है, बाकी सबको हटाना है, तो मान लो 6 वोल्ट का सोर्स काम करेगा, उस कंडीशन में ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक, तो मेरे पास इस बार कितने रिस्पॉन्सेज आएंगे, 2 रिस्पॉन्सेज आएंगे। कैसे, चलिए एक बार सबसे फर्स्ट केस में मैं क्या कंसिडर करूंगा, तो भाई मैं कंसिडर करूंगा कि मैं एक बार 6 वोल्ट का सोर्स रखने वाला हूँ। ठीक है, और इधर दूसरी जगह मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि नाउ आई विल बी टेकिंग द 3 एम्पियर सोर्स। अब आपको सर्किट दिखाऊं कैसी बन जाएगी, यही सर्किट ट्रांसफॉर्म होके, चलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आ गया मेरा ये 3 एम्पियर का सोर्स। तो 3 एम्पियर के सोर्स का सीन देख लीजिए, जब ये 3 एम्पियर का सोर्स काम कर रहा है तो वोल्टेज सोर्स का क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये 3 एम्पियर का सोर्स काम करेगा तो वोल्टेज सोर्स को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एज अ शॉर्ट सर्किटेड ब्रांच। अब इसके बाद मैं कैलकुलेट करूंगा कि भाई प्लस माइनस v की वैल्यू कितनी आ रही है। ये जो भी v आएगा किसकी वजह से आएगा, जब 3 एम्पियर का सोर्स अकेले काम कर रहा है तब कितना वोल्टेज होगा, यानी कि इस सोर्स का कंट्रीब्यूशन दिखेगा मुझको यहाँ पे। चलिए दूसरा केस आपको दिखाता हूँ वो कैसा होगा। अब सेकंड वाले केस पे आते हैं। तो भाई सेकंड वाले केस की सर्किट को यहाँ से ला के यहाँ लाते हैं। हाँ जी, ये आ गई सर्किट हमारी। यहाँ क्या हुआ, अब इसमें देखिए करंट सोर्स था हट गया, वी आर टेकिंग द 6 वोल्ट सोर्स, यानी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ओनली एंड ओनली दिस 6 वोल्ट सोर्स इज एक्टिव। तो बाकी का क्या हुआ, बाकी के सोर्स को बंद कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब करंट सोर्स है तो ओपन कर दिया, अगर वोल्टेज होती शॉर्ट कर देता मैं। अब यहाँ पर जो सर्किट बची उसके लिए फिर से एक बार वी निकालूंगा मैं। तो मतलब ये जो रिस्पॉन्स था मेरा वोल्टेज के फॉर्म में,
ये 2 बार कैलकुलेट किया मैंने। क्यों? क्योंकि 2 सोर्स थे। अगर 3 सोर्स होते तो ऐसा एक तीसरा सर्किट और बनाना पड़ता मुझे। ठीक है, तो तीसरे सोर्स को कंसिडर करता और बाकी दोनों को मैं उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करता। अब ये दोनों कंडीशंस के लिए आपको वोल्टेज फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में पूछा है, जो मेजर रिस्पॉन्स पूछा है, वो दोनों के लिए फाइंड करिए। आखिरी में दोनों रिस्पॉन्सेस का अलजेब्रिक सम करिए और ये लिखिए कि हाँ भाई, ये जो आखिरी कंडीशन है इसमें मैं ये मानता हूँ कि अब सारे के सारे सोर्सेस आर एक्टिव एट द सेम टाइम। तब फाइनल रिस्पॉन्स सर्किट का कितना है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको लेकर के आ गए हम लोग यहाँ बोर्ड पर। इसको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। चलिए, तो इतनी कंडीशंस है अपने पास। अब इसको जरा स्टार्ट करें इसका सोल्यूशन। तो भाई देखिए, सबसे फर्स्ट थिंग लिखते हैं टेकिंग द 6 वोल्ट सोर्स। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप यहीं शुरू करें। आप बोल सकते हैं टेकिंग द 3 एम्पियर सोर्स, आपकी चॉइस है। तो टेकिंग द 6 वोल्ट सोर्स, अब मुझे यहाँ से V की वैल्यू बतानी है। अब बताइए V कैसे बताऊंगा। 6 वोल्ट के सोर्स का अगर मैं यूज़ करूँ तो सिंपल से VDR पढ़ चुके हो ना आप यहाँ VDR लगा दीजिए, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। तो वी कैन से बाय VDR, वोल्टेज डिवीजन रूल, V इज इक्वल्स टू टोटल अप्लाइड वोल्टेज मल्टीप्लाइड विद द ब्रांच जिसकी वोल्टेज पूछा है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ। 8 और 4 12, दिस इज 2, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो V की वैल्यू आ गई 2 वोल्ट। ध्यान रखिएगा ये V किसके लिए आया, जब पहला सोर्स हमारा काम कर रहा है तब। तो इसके नीचे हम लिखेंगे दिस इज ड्यू टू द 6 वोल्ट सोर्स, द 6 वोल्ट सोर्स एक्टिंग अलोन। ठीक है, जब 6 वोल्ट का सोर्स अकेला काम कर रहा है तब यहाँ पर इस एंड पर जो रिस्पांस भेज रहा है वो 2 वोल्ट का भेज रहा है। चलिए अब अगली सोर्स की तरफ आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, नाउ अब लिखेंगे इसके ऊपर, नाउ टेकिंग द 3 एम्पियर सोर्स। अब 3 एम्पियर के सोर्स का यूज करते हैं जरा। तो ये 3 एम्पियर का सोर्स जो है, अब ये भी कुछ रिस्पांस भेज रहा है, ब्रांच यहाँ से क्लोज्ड है। अब आपको देखना है कि यहाँ का वोल्टेज कितना होगा। मैं इसको CDR से सॉल्व करने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, CDR के हेल्प से मैं यहाँ का करंट बताऊंगा आपको, और ये करंट मल्टीप्लाइड विथ 4 करूंगा तो वोल्टेज मिल जाएगा, डायरेक्शन भी एकदम सही रहेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ बाई CDR बाय द करंट डिवीजन रूल, आई डैश जो है वो हो जाएगा टोटल करंट मल्टीप्लाइड, देखिए टोटल करंट है, मल्टीप्लाइड विथ सामने वाला ब्रांच का रेजिस्टेंस 8 अपॉन दोनों ब्रांच के रेजिस्टेंसेस का सम 12। 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8, दिस इज इक्वल टू 2 एम्पियर्स। सो नाउ V की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो फाइनल एक और V आ गया आपके पास कितने का, 8 वोल्ट का। ये एक और रिस्पॉन्स आया। ये रिस्पॉन्स किसकी वजह से आया, जब 3 एम्पियर का सोर्स अकेला काम कर रहा है। तो दिस इज ड्यू टू, इसमें फिर से मैं लिखूंगा, दिस इज ड्यू टू द 3 एम्पियर सोर्स एक्टिंग अलोन। अब एक चीज और समझिएगा, क्या जरूरी है क्या कि CDR VDR से सॉल्व होगा? नहीं, कभी कभी बड़ी सर्किट रहेगी, आपको KVL KCL लगाना पड़ सकता है यहाँ पर। तो CDR VDR KVL KCL ओम्स लॉ, ये पांचों में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। कुछ भी अप्लाई करके आपको सिंप्लीफाई करके बताना है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास V की वैल्यू 2 है, वहां पर 8 वोल्ट है और यहाँ पर 2 वोल्ट है। अब बताइए V फाइनल कितना निकल के आएगा यहाँ से। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे लिखता हूँ एक लाइन में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, फाइनल में आप लिखेंगे नाउ द टोटल वोल्टेज या टोटल रिस्पॉन्स व्हेन both the sources are active, both the sources are active, दोनों ही सोर्स जब एक्टिव हो जाएंगे तो टोटल रिस्पॉन्स कितना आएगा। सो दिस इज V फाइनल या V टोटल इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2, दैट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 विच इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट्स। ये आ गया मेरा V टोटल इस क्वेश्चन का, और ये हमारे सवाल का फाइनल आंसर है। बोलिए सबको समझ में आया।
स्टेप बाय स्टेप ऐसे बना करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको शो करना होगा, तब आपको स्टेप मार्किंग मिलता है इसमें। सुपरपोजिशन थ्योरम जो होता है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट थ्योरम। शर्त ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करने का रूल पता होना चाहिए। अगर आप सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के लिए बैठ रहे हैं, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव के लिए बैठ रहे हैं तो कोई बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सेमेस्टर्स का एग्जामिनेशन दिलाने बैठ रहे हैं तो आपको ये पूरा प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना पड़ता है, तब जाके एक लॉजिकल सा सोल्यूशन बनता है, एक प्रॉपर सोल्यूशन बनता है जिसमें 7 to 10 मार्क्स 15 मार्क्स आपको गेन होता है। उसमें कितने मार्क्स में क्वेश्चन आता है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि थ्योरम्स के क्वेश्चन जो हैं वो मान के चलिए कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाला क्वेश्चन पूछा अलॉन्ग विद सम थ्योरी और एनीथिंग, तो आपको 7 मार्क्स से लेके 15 मार्क्स के बीच का वेटेज दिखेगा किसी एक थ्योरम के अंदर। आपको मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर भी दिखाऊंगा और साथ साथ मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। तो ये तो सुपरपोजिशन थ्योरम था, इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया। चलिए आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिखाता हूँ यहाँ का। ये प्रैक्टिस सवाल है, लिखा हुआ है यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड द वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट शोन बिलो। यहाँ पर वोल्टेज वी नॉट की वैल्यू देखिए, यहाँ पर प्लस है और इधर माइनस साइन है, वी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड करने बोला है। चलिए इस क्वेश्चन को और सॉल्व करवाता हूँ आपको। इस सवाल को भी बोर्ड पर लेके जाते हैं, ये भी सब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं वो अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। इन सबको आप बनाते जाइए, आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी, तो फिर आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा या मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा कि ये कैसे बनता था, इसमें क्या होता था, ऐसी वाली कोई नौबत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते जाइएगा आप लोग। अगर पिछला वाला नोट कर लिया, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। फिलहाल अभी सिर्फ देखिए, लिखिए मत, ठीक है। बाद में मैं सॉल्व कर लूँगा, ये वीडियो देखने के बाद आखिरी में आप अपने आप से बैठ के सॉल्व करिएगा इस सवाल को लेकर, मत देखिएगा सोल्यूशन को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करना है, विल हैव टू फाइंड द वोल्टेज वी नॉट इन द सर्किट शोन बिलो। नंबर ऑफ सोर्सेज कितने हैं मेरे पास, दो, दोनों के दोनों एक्टिव इंडिपेंडेंट सोर्स हैं, तो मतलब सर्किट जो है वो एलिजिबल है एसपीटी अप्लाई किए जाने के लिए। अब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो इस सर्किट को मैं एक बार तो दोबारा बनाऊंगा, फिर इसमें मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक करंट सोर्स है और इधर दूसरी तरफ यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज 2 ओम रेजिस्टेंस। यहीं पर हमको वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। जितने बच्चों को अभी सॉल्विंग वाले पार्ट में डाउट होगा वो अभी नोट मत करिएगा, सिर्फ देखते जाइए बस इसको। दिस इज 10 वोल्ट्स, ये हमारा 5 ओम का सेगमेंट है और यहाँ पर बोलता है 3 ओम का रेजिस्टेंस है। समझ आ रहा है ना सभी को प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब करना क्या है, स्ट्रैटेजी बन गई माइंड में। आपके पास दो सोर्स हैं, अब आपको एक बार में एक एक्टिव सोर्स को यूज करना है और दूसरे वाले को बंद करना है। बंद करना है मतलब उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ टेकिंग, बोलिए कौन सा सोर्स लें, टेकिंग 4 एम्पियर सोर्स से शुरू करें क्या, चलो ठीक है, 4 एम्पियर सोर्स। अब जब मैं लिखूंगा 4 एम्पियर सोर्स, तो बाकी सोर्सेज का क्या करना चाहिए मुझको, भाई बाकी की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, बाकी सोर्सेज की तो कोई नीड ही नहीं है ना। तो फिर बाकी सोर्सेज को मैं रिप्लेस कर दूंगा बाय देयर इंटरनल। अच्छा पूरा ही कॉपी हो गया क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, देखते हैं इसमें से कितना हटाया जा सकता है और कितना रखा जा सकता है। अच्छा कुछ भी नहीं हटेगा ना, ये एज अ पिक्चर कॉपी हो गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मुझे फिर से बनाना होगा। हम्म, चलिए ठीक है। जब मैं 4 एम्पियर सोर्स को रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि एक बार इसको ड्रॉ करूँगा और केवल 4 एम्पियर का सोर्स दिखेगा। ये जो 10 वोल्ट का सोर्स है क्या हो जाएगा, इट विल बी शॉर्टेड, ठीक है। चलो कोई नहीं, जल्दी से बना देता हूँ मैं, तो फटाफट से इसको ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये आ गया मेरा 4 एम्पियर का सोर्स, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड्स, और यहाँ रेजिस्टेंस है जहाँ रिस्पॉन्स चाहिए हमको, ये 5 और दूसरा हिस्सा शॉर्टेड, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिस इज 3, दिस पोर्शन इज 5। यहाँ जो वोल्टेज सोर्स था इसको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर 2 ओम प्लस माइनस वी नॉट, यही है 4 एम्पियर। चलिए अब सॉल्व करते हैं।
तो फॉर वी नॉट आप देखिए यहाँ का पोर्शन तो शॉर्टेड है ना, मतलब इस तरफ 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इधर 3 + 2 5 यहाँ पर भी है। तो अगर मैं लॉजिकली सोचूं, सीडीआर भी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सोचूं कि यहाँ से अगर 4 एम्पियर की करंट निकलती है तो वो दोनों तरफ इक्वली डिवाइड होगी, बिकॉज बोथ द पैरेलल ब्रांचेस आर हैविंग सेम वैल्यू रेजिस्टेंस। इधर भी 5 ओम का रेजिस्टेंस है और इस तरफ भी दोनों के सम पे 5 ही है। तो अगर मैं करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लूँ यहाँ से, तो मुझे दिखेगा यहाँ 2 एम्पियर जा रही है और इधर भी 2 एम्पियर की करंट जा रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और अगर 2 एम्पियर की करंट जा रही है इस 2 ओम के रेजिस्टेंस से, तो बताइए इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? 4 वोल्ट्स का होगा। तो मुझे तो कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ा, मैंने सीधे सीधे लिख दिया यहाँ पे वी नॉट इज इक्वल टू 4 वोल्ट्स। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 वोल्ट्स। कभी कभी हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, कभी क्वेश्चन में आपको केवीएल केसीएल भी लगाना पड़ेगा। तो वी नॉट की वैल्यू 4 वोल्ट आ गई व्हेन 4 एम्पियर सोर्स इज एक्टिव। जब 4 एम्पियर का सोर्स एक्टिव था तो ये हुआ। ठीक है, चलिए अब सेकंड केस पर आते हैं। अब सेकंड केस ये बोलता है हमको, है ना, सेकंड वाला जो केस है इसके हिसाब से ये समझ में आता है कि अब अगली बार आपको 10 वोल्ट के सोर्स को एक्टिव रखना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको इस 10 वोल्ट के सोर्स को एक्टिवेट करना है। तो चलिए इस 10 वोल्ट के सोर्स को लाते हैं यहाँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से 10 वोल्ट का सोर्स जो है इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, मीनवाइल जो करंट सोर्सेस का क्या करना है? रिप्लेस करना है ना, इसको इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय इट्स इंटरनल इम्पीडेंस। तो करंट सोर्स है तो इंटरनल इम्पीडेंस क्या हो जाएगी इसकी? इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब ओपन सर्किट छोड़ना पड़ेगा आपको इसको। 10 वोल्ट की पोलैरिटी ऐसे ही है, लाइक दिस, इनको आप ओपन छोड़ दीजिए ऐसे। अब बताइए कि यहाँ से कितना वी नॉट बनाएगा? तो भाई मुझे लगता है कि इसमें भी कोई केवीएल केसीएल ज़्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम डायरेक्टली मिल जाएगा आपको। इस बार ये 2 एम्पियर वगैरह की नीड नहीं है। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो साथ नहीं आई है ना, उसकी ट्रेन छूट गई, तो इसको हम लोग वापस ले आते हैं 3 ओम। हाँ जी, तो अब वी नॉट कैलकुलेट करना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। कैसे फाइंड करें? देखिए पूरे के अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो टोटल देखिए कितना है, करंट पता करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, तो 5 एंड 5 10, टोटल 10 ओम का रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना है आपके पास? 10 ओम है। और वोल्टेज कितना है? वी टोटल, ये भी 10 वोल्ट है। तो बोलिए करंट आई कितनी आएगी यहाँ से? 1 एम्पियर आएगी। ठीक, अब जब 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, इस डायरेक्शन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये डायरेक्शन पिछले पार्ट में था। हाँ जी, अभी 1 एम्पियर की करंट की डायरेक्शन तो ऐसी ही होगी ना, क्योंकि यही सोर्स है। तो अगर ये सोर्स इस डायरेक्शन में सप्लाई कर रहा है तो ये करंट जहाँ से एंटर कर रही है, इसकी एंटरिंग पॉइंट पॉजिटिव पे है और लीविंग पॉइंट नेगेटिव पे है, मतलब हमारा साइन भी रीस्टोर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ा उसमें। ठीक, अब ये 1 एम्पियर की करंट जब 2 ओम के रेजिस्टेंस से जाएगी तो बोलिए वोल्टेज कितना बनाएगी? सो देयरफॉर वोल्टेज वी नॉट इज इक्वल्स टू 2 वोल्ट। अब आप श्योर हो चुके होंगे कि वी नॉट की 2 वैल्यू आ गई। इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ कि when 10 volt source is acting individually, when the 10 volt source is acting individually। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड से देखिएगा, 1.5x के आसपास कम से कम देखिएगा, है ना, तो थोड़ा सा आपको फटाफट भी कंटेंट मिलता चला जाएगा। और मैं थोड़ा नॉर्मली स्पीड पे बोल रहा हूँ तो आपको नॉर्मल स्पीड पे देखने में थोड़ा सा बोरिंग लग जाएगा नहीं तो। ठीक है, जिनसे बन रहा है क्वेश्चन, जिनसे नहीं बन रहा है वो तो नॉर्मल स्पीड पे ही देखिएगा, जिनसे सवाल बन रहा है स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज करके देखिए इस वीडियो को, तो समय भी आपका बचेगा और आप फटाफट से पूरा कंटेंट भी कवर कर लेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, तो वी नॉट की 2 वैल्यूज है हमारे पास यहाँ पर, एक वैल्यू है 2 वोल्ट और दूसरी वैल्यू है 4 वोल्ट। तो फाइनल वी नॉट बता सकते हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल बता सकते हैं। So therefore V naught total is equals to 2 plus 4, that is equals to 6 volts, and this is the answer of this question। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। बताइए कितने लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम टफ लगा? अगर टफ लगा तो फिर से देखिए वीडियो को वापस से। इजी है सुपरपोजिशन थ्योरम, इवन थेवेनिन्स की तुलना करोगे अगर, मतलब थेवेनिन से अगर इसकी कंपैरिजन करोगे तो और ज़्यादा आसान लगेगा आपको यार। एसपीटी बहुत आसान सा थ्योरम है। इवन जब कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी कुछ दिन में कॉम्पिटिटिव के लिए एसएससी जेई वालों के लिए अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल में स्टार्ट करूंगा, उसमें देखिएगा कितना क्विक सोल्यूशन जो है वो लेकर के आएंगे हम लोग एसपीटी का, तुरंत सवाल को सॉल्व। ऐसे सब क्वेश्चन जो है ना, इसके लिए कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, तुरंत के तुरंत आप सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी में चूंकि स्टेप मार्किंग होती है,
इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि मैं सारा का सारा एक स्टेप जो है आपको डिटेल में बताता चल रहा हूँ कि आप, क्योंकि अब आप पेपर बनाएंगे तो इसी तरीके से आपको लिख करके आना है। तो ऐसा अगर लिख करके आना है, प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखना है आपको, इसके साथ नया सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, उसमें करंट की डायरेक्शन शो करना है, तब कहीं जाके आपको वो 7 नंबर या 10 नंबर जो पूरे हैं वो पूरे के पूरे मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलते हैं आपको। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक पार्ट। और देखें, अब यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये किसी स्टूडेंट का भेजा हुआ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन का पेपर है। इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ सकता है आपको। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिएगा, लिखा हुआ है स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन थ्योरम। कर लेंगे एक्सप्लेन। स्टेट करना है, एक्सप्लेन करना है क्या होता है, क्या करता है, लीनियर सर्किट्स पे कैसे एप्लीकेबल है, पावर का कैलकुलेशन क्यों नहीं करते हैं इससे, एक से ज़्यादा एक्टिव सोर्स ही क्यों चाहिए, इंडिपेंडेंट सोर्स ही क्यों चाहिए, डिपेंडेंट से क्यों, क्या दिक्कत है इसको। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन बना हुआ है, यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम डिटरमाइन करंट इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। एसपीटी का यूज़ करिए। देखिए यहाँ पर इसको मैं कट करके अलग करके निकालता हूँ। देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम का आपको यूज़ करना है और आपको करंट फाइंड करना है सभी ब्रांचेस का। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपके पीडीएफ में ऐड कर दे रहा हूँ, सो दैट कि आप जब भी सॉल्व करने बैठे आपको पता रहेगी क्या फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस यूजिंग एसपीटी। वैसे ब्रांचेस की जगह रेजिस्टेंस बोला है वो, तो काम आपका इजी था। मैंने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया कि मैंने रेजिस्टेंस ना बोल के ऑल ब्रांचेस बोल दिया, तो आपको सारे ब्रांच से करंट बताना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि एक आध का तो नोन है। तो यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर की सोर्स है, ऊपर की तरफ करंट भेज रही है, और यहाँ पर हमारे पास 10 वोल्ट का सोर्स है। ये विजिबल है ना सभी को? हाँ यहाँ पर तो दिख रहा है मुझे। ठीक, यहाँ पर तो विजिबल दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रेजिस्टेंसेज है, यहाँ पर 10 ओम की रेजिस्टेंस है। ठीक है, 5 ओम्स का रेजिस्टेंस यहाँ, 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ। मैं वैल्यू एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो 5 ओम रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज अ 10 ओम रेजिस्टेंस। ठीक, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, बैटरी लगी हुई है। ठीक है, ये पूरा सर्किट है। इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, आपसे बन जाना चाहिए। एट अ टाइम आपको एक ही सोर्स का इस्तेमाल करना है, बाकी सारे के सारे एक्टिव सोर्सेज जो हैं वो डीएक्टिवेटेड रहने चाहिए। ठीक, तो वैसा करके आप बनाएंगे तो एक बार में जब आप 2 एम्पियर का सोर्स यूज़ करेंगे तो यहाँ वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके शॉर्ट होने से 10 वाला पोर्शन जो है वो भी डेड कंसिडर होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 5 पैरेलल टू 5 आपको दिखेगी, और आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करने को बोला हुआ है, करंट फाइंड करने को बोला हुआ है। ठीक, तो आप बता दीजिएगा कि दोनों के अक्रॉस कितनी करंट है। 2 था तो 1 और 1 एम्पियर की करंट दोनों के अंदर जाएगी। तो ये फर्स्ट केस। फिर सेकंड केस में आप क्या करेंगे, 10 वोल्ट का सोर्स यूज़ करेंगे और 2 को ओपन सर्किट कर देंगे। तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, और वोल्टेज सब के अक्रॉस सेम है, यानी कि हर जगह वोल्टेज 10 का है। तो इसका मतलब इधर भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी और इस ब्रांच में भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी। सो इन बोथ द केसेस दोनों ही सोर्सेज के लिए 1-1 एम्पियर की करंट जा रही है। तो जब हर ब्रांच का इंडिविजुअल करंट का सम निकालेंगे तो 2 एम्पियर्स आ जाएगा हर ब्रांच में। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर आ गया। कॉपी पेन उठाने की नीड नहीं पड़ी आपको। खैर आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आंसर मैंने आपको बता दिया है, इसको सॉल्व करके बनाइएगा। और देखते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए आईटी डीएवीवी का क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझको। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है ना, फोर्थ क्वेश्चन ये वाला। यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम फाइंड वी ए बी। वी ए बी, देखिए यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है। इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल जो है वो आपको पूछा है। नंबर ऑफ सोर्स कितने हैं? 2 सोर्स है, एक 12 वोल्ट का सोर्स है यहाँ पर और दूसरा 2 मिली एम्पियर का सोर्स है। ठीक है, पोलैरिटी में बना देता हूँ ताकि आप जब सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना आ जाए। प्लस माइनस यहाँ पर शोन है इसमें। ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो के में है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसको जूम करके आप देखेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जूम करके देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर डेटा ना मिले तो मुझे बताइएगा। तो इसको सॉल्व करके देखिए, 5 मार्क्स में दिया हुआ ये वाला सवाल इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, टोटल मार्क्स वैसे 20 दिया हुआ है। अच्छा, क्यों 20 है? क्योंकि टेस्ट टेस्ट का है ये। मुझे लगता है कि ये जो जो अपना जो रेगुलर जो टेस्ट होता है, मिड सेम वगैरह जो होता है, उसका पेपर होगा, तभी कम नंबर है। अदरवाइज थ्योरम का क्वेश्चन का मार्क्स ज़्यादा ही रहता है। अच्छा, थैंक यू भी आ गया, चलिए कोई बात नहीं फिर तो आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको मैं ग्रुप पर भेज दूंगा, तो उस पीडीएफ से भी आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बनाइए। कॉन्फिडेंस आपका एकदम बेस्ट लेवल पे हो जाएगा।
अगली क्लास में मिलेंगे तो नया थ्योरम लेकर के आऊँगा आपके लिए। और हाँ, जल्दी ही एक और चीज़ आपको बता दूं कि जल्दी ही आपके लिए लाइव क्लास में रिवीजन होने वाला है इस चैप्टर का। तो रेडी रहिएगा, प्रिपरेशन करते रहिए। लाइव क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ, आपको सॉल्व करना होगा लाइव में ही, और हम लोग मस्त तरीके से डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही बने और कितने क्वेश्चंस गलत। तो यस, ग्रेजुअली अब लाइव क्लासेस भी होंगी जिसमें जितना कुछ आपने पढ़ा होगा उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस का जो लाइव सेशन रहेगा बेसिकली वो रहेगा। तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू थ्योरम के साथ, और प्रीवियस वाले जितने हैं उनको भी स्टडी करते रहिए। प्लेलिस्ट यहाँ पर आपको दिख जाएगी, उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए और पढ़ाई अपनी बेस्ट लेवल पर ले आइए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।